3D यूनिट सेल में सबसे पहला हम पढ़ने वाला है क्यूबिकल अरेंजमेंट या क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल का मतलब यह था कि जो डायमेंशन है A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी था, और एंगल जो होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल कितने होंगे 90। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसका तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशन है यहां से दिस A लेंथ इज A, विड्थ B, हाइट इज C, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ठीक है। तो क्यूब बन जाएगा। साथ में एक और कंडीशन है कि एंगल जो है अल्फा, बीटा और गामा, वो तीनों एंगल कितने होने चाहिए 90, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं क्यूबिकल यूनिट सेल। हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट वेरियस पोजीशंस इन क्यूबिकल यूनिट सेल। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब यह है कि जो क्यूबिक बॉडी है पूरी, उसके एग्जैक्ट सेंटर में, जैसे ये वाला कमरा अगर मैं क्यूब मान रहा हूं तो इस कमरे के बीचों बीच जो सेंटर है उसको हम बॉडी सेंटर बोलते हैं। यानी कि अगर हम क्यूब बना दें और क्यूब के बीचों बीच मैं यहां पर कोई एक एटम रख देता हूं, कहां पे रख रहे हैं बॉडी सेंटर पे, जो कि यहां होगा बिल्कुल सेंटर में। अगर मैंने यहां कोई एटम रख दिया तो ये कितना परसेंट अंदर होने वाला है? इट विल बी 100% इनसाइड, और 100% इनसाइड है तो इसका कंट्रीब्यूशन हम कितना मान सकते हैं 1। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इसको कितना काउंट करना है मुझे 1। समझ बात हो? इस पूरे को अंदर मानेंगे और अंदर मानेंगे तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू 1। तो ये देखना सबसे आसान है बॉडी सेंटर वाला, ठीक है। दूसरा मैं ले रहा हूं बी एट फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं एक क्यूब बना रहा हूं, बताइए हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 है। फेस का नंबर कितना है 6। फेस हम किसको बोलते हैं कि ये अगर कमरा है तो इस कमरे में हर जो दीवार है, इस हर एक दीवार को हम क्या बोलते हैं फेस। तो उस हिसाब से ये 4 तो यहां दीवारें अपन को दिखाई देती है, ठीक है ना। 5वां ये फर्श और 6ठा छत, तो 6 फेसेस आर देयर। हम क्या कर रहे हैं, किसी एक फेस के सेंटर पर मैं एक एटम रख दे रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर छत पे एक एटम रख दिया इस तरीके से, छत के बिल्कुल सेंटर में। या फिर अपन इसको ऐसे समझ ले कि ये भी एक दीवार है उस कमरे का पार्ट, इस दीवार के सेंटर में मैंने एक एटम रख दिया। तो ये कितना अंदर होगा और कितना बाहर होगा? 50% ये अंदर होगा, 50% अगले कमरे में होगा, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन हम कितना मान सकते हैं 50%। और 50% यानी कितना कंट्रीब्यूशन मानूं? हाफ। आधा अपन इस यूनिट सेल में मानेंगे और आधा उस यूनिट सेल में मानेंगे, इस कमरे में और अगले कमरे में। समझ बात हो? कहां पर? अगर कहां रखा हुआ है फेस के सेंटर, ठीक। एट एज सेंटर, अब एज सेंटर हम किसको बोलते हैं कि अगर मैं क्यूब बना दूं इस तरीके से, तो इस क्यूब के कितने एजेस होंगे ये पहचानना है हमें। हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस होंगे। ये पता लग गया हमें कि एजेस आर 12। कौन कौन से? यहीं से दिख जाएंगे आपको, 1 2 3 4, ये ऊपर वाले एजेस, 1 2 3 4 नीचे वाले एजेस,
और उसके बाद 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक एज पर मैं एक एटम रख के देखता हूं कि उसका इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ये एज का सेंटर हो गया। यानी आप ये समझ लें कि अगर ये कमरा है जिस कमरे में हम हैं, तो उस कमरे में यहां पे जो दीवार जा रही है और छत आ रही है, उसके बीचों बीच जो यहां पे एज बन रही है, उसके सेंटर में मैंने एक एटम रखा हुआ है, ठीक है ना। यानी वो लोकेशन कौन सी है, वहां पे ऊपर वाली। तो वहां अगर मैं कोई एटम रखूंगा तो कितने कमरों में जाएगा, यानी कितने यूनिट सेल में जाएगा, 4 में। अगर ये 4 में जाने वाला है तो इसका कंट्रीब्यूशन हम कितना माने, 25% एक में, यानी कितना हो गया 1/4। ये सारा कंट्रीब्यूशन किस में बेस्ड है, कितने के बीच में शेयर हो रहा है। यहां रख दिया बीचों बीच, एक ही में शेयर हो रहा है। दीवार पे रख दिया बीचों बीच, 2 में शेयर हो रहा है, ठीक है ना। 2 दीवारों के बीच की एज पे रख दिया तो 4 में शेयर हो रहा है। और उसके बाद अगला है एट कॉर्नर, ठीक है। तो ये बताइए कितने कॉर्नर होंगे क्यूब में, देयर आर 8 कॉर्नर्स, ठीक है ना। यहीं से देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8। अब मैं एटम को क्या कर रहा हूं, मैं यहां कोने पे रख रहा हूं एटम को, इस लोकेशन। अब मुझे देखना है कि अगर ये इस कमरे का कोई भी मैं कोना ले लूं तो वो कितने कमरों के बीच में शेयर होने वाला है, 8 के बीच में, ठीक है ना। जैसे इस कमरे में जहां हम खड़े हैं वहां पे मैं कोना ले लूं, जैसे सपोज करो हम यहां पे ये वाला कोना ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो कोना होगा, वो कोना जो है, जैसे अगर मैं एटम यहां रखता सपोज करो, ठीक, तो वो तो 4 कमरों में चला जाता है ना, क्योंकि इसके आसपास कितने कमरे हैं, 4 कमरे। ये हो गया एज का सेंटर, दीवार का बीचों बीच फेस का सेंटर। लेकिन अपन इसको ऊपर उठा के उस कोने पे चला जाऊं मैं, तो 4 कमरे तो इसी प्लेन में है, इस फ्लोर पे है, और 4 कमरे ऊपर वाले फ्लोर पे है। इसका मतलब 8 कमरों के बीच में वो कोना होगा। इसका मतलब वो कोना 8 यूनिट सेल के बीच में होगा। तो अगर मैं एग्जैक्टली उसके सेंटर पे कोई एटम रख दूंगा तो वो 8 में जाएगा इक्वली। यानी कि एक में यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इज इक्वल टू 1/8। कितना परसेंट हो जाएगा, 12.5%। समझ गए बात। इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे इनकी भी, ठीक। पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D, कि अब हम 3D यूनिट सेल में जो है वो इफेक्टिवनेस देखना चाह रहे हैं। जब हमने पैकिंग फ्रैक्शन 2D में दिखाया था तो एरिया वाइज देखा था कि कितना एरिया कवर हो रहा है, लेकिन हम 3D में बात करेंगे तो हम ये देखेंगे हाउ मच ऑफ वॉल्यूम इज कवर्ड बाय एटम्स, ठीक है ना। तो इट टेल्स अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम इज, अब मैं परसेंटेज की बजाय लिख दूं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम इज कवर्ड बाय एटम्स, या हम कह सकते हैं ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो इसका सिंपली मतलब ये होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल अपॉन, यहां आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। समझ गया। तो 2D में क्या था, एरिया, यहां भी एरिया था, यहां क्या आ जाएगा 3D में वॉल्यूम। अब अगर मैं ये बोलूं कि इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन को नंबर ऑफ एटम्स, इसको मैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स लिखूं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स
इन 1 यूनिट सेल इनटू यहां जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 एटम और नीचे क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक नंबर से Z से, और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम में कितना लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे में रख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला ध्यान रह जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये चीज कहां से आई है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। अब सारे एटम का वॉल्यूम जोड़ना है। अगर मैंने बोल दिया कि ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, तो मैं क्या करूं, उसमें कैलकुलेट कर लूं कि हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स आर देयर। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मैंने निकाल लिए, जिसे मान लो 4 है, तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया Z नंबर से, और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसको मैं A क्यूब याद नहीं करूंगा। A क्यूब किस केस में पॉसिबल है, जब क्यूबिकल यूनिट सेल होती। अगर मान लो मैं सपोज करो ऑर्थोरोम्बिक ले लूं, तो A B C तीनों अलग है, तो फिर वॉल्यूम अलग कैलकुलेशन जाएगी। तो हम याद यही करें कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर क्यूबिकल है तो A क्यूब लिखेंगे, जो आगे अपन करने वाले हैं। ठीक, हम डिसाइड करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे कैसे डिफाइन करते हैं हम, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स which will touch a particular atom, यानी कि यहां पे अब ऑब्वियस ही बात है कि सॉलिड स्टेट में अपन बात कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर एटम के आसपास जो एटम होंगे वो टच ही कर रहे होंगे उसे, वरना वो सॉलिड ही नहीं होगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मुझे किसी भी एटम का निकालना है, सपोज करो इसका निकालना है, तो इसके आसपास हम एटम देखेंगे कि इसको कितने टच कर रहे होंगे। तो जितने भी एटम इसको टच कर रहे होंगे वही नंबर किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो सिंपल है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट टचिंग एटम्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, क्यूबिकल जो सिस्टम है उसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं सिंपल क्यूबिक, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे इट इज SC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम किसको बोलते हैं कि जब एटम्स केवल कॉर्नर्स पे हो, यानी कि यहां मैं कह सकता हूं कि एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। अब मैं इसको समझने के लिए क्या कर सकता हूं, एक प्लेन में अगर मान लो मैं 4 बोल्ट्स को इस तरीके से रख दूं, मैं बात कर रहा हूं 3D की, यानी कि 4 बॉल्स की, तो अपन ये ना माने कि ये 2D वाले अरेंजमेंट है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सर्किल नहीं रख रहा हूं, दीज आर दी एटम्स, जो कि हम ऐसे ही बना सकते हैं 3D में, मतलब बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, वास्तव में क्या कर रहे हैं, एक फर्श पर 4 एटम इस तरीके से चिपका के रख रहा है। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे के ऐसे 4 एटम चिपका कर एक लेयर बना दूं इनकी, और इस लेयर को मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं। इमेजिन कर पा रहे हैं, 4 एटम के ऊपर ये 4 एटम ऐसे के ऐसे रख दिए। अब यहां आप ये देख सकते हो कि जो यूनिट सेल बनेगी उसमें ये डिस्टेंस क्यूब की कितनी होगी, 2r होगी, r। तो मैं पहला रिलेशन ये बता दूं, a इज इक्वल टू 2r। इसको मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूं, a इज इक्वल टू 2r। a मैं क्या बोल सकता हूं, a इज एज लेंथ ऑफ क्यूब,
ये आपको थोड़ा सा और ज्यादा विजिबल हो जाएगा नेक्स्ट डायग्राम में। पर रख कैसे रहे हैं, 4 बॉल रखे हुए टच करते हुए, और इनके ऊपर ये 4 बॉल ऐसी की ऐसी चिपका कर इसके ऊपर रख दी 3D अरेंजमेंट में। ठीक है, तो अब इसको कैसे क्यूब में दिखाएंगे हम। बातें नहीं भाई, बातें नहीं, इंसानों को केवल एक बार कहना होता है, समझ जाते हैं इंसान। ठीक है, तो क्यूब जो है, अगर मान लो मैं क्यूब में कंसीडर करूं तो मैं बोल रहा कि एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स। तो ऑल कॉर्नर्स पे अगर मैं एटम्स को जमाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये डायग्राम में ऐसा लग रहा है हमें कि ये 2 एटम आपस में कांटेक्ट में नहीं है। वास्तव में हम ये लिखेंगे, ये दिखाने के लिए है, बट दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। यानी कि अगर मैं ये लेंथ, एज लेंथ में a मान लूं, अगर मैं एज लेंथ को a को यहां बनाऊं, दिस डिस्टेंस इज a, तो वास्तव में दोनों एटम कैसे होंगे, ये एकदम इसके सेंटर पे, ये एकदम इसके सेंटर पे, और टच करते हुए। यानी ये दोनों एटम वास्तव में ऐसे हैं टच करते हुए, जो कि मैं यहां आ जाऊं, यही चीज मैंने यहां बताई। ये एटम आपस में टच कर रहे हैं, तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस एज लेंथ ऑफ क्यूब मान लिया, तो a शुड बी इक्वल टू 2r। रिलेशन पता लग गया मुझे, a इज इक्वल टू 2r, क्योंकि वास्तव में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स आर देयर इन वन यूनिट सेल, तो मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल, बताइए कितना होगा, इज इक्वल टू 8 एटम तो यहां दिखाई दे रहे हैं आपको, और कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8 माना हुआ है हमने, तो इसका मतलब 8 एटम्स विच हैव कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1/8 इफेक्टिवली कितने हैं, यानी कुल मिला के इस यूनिट सेल में 1 एटम आ रहा है पोजीशन वाइज। ये बात समझ गए हैं, 8 कोने हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो इफेक्टिव एटम्स 1 हो गए। ठीक, मुझसे पूछा जाए व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 6। अब 6 कैसे है ये समझा रहा हूं मैं। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर ये क्यूब बना लूं इस तरीके से, ये मैंने क्यूब बनाई और मैंने एक पर्टिकुलर एटम यहां बना दिया। मुझे देखना है कि इस एटम को कितने एटम टच कर रहे होंगे। तो सबसे पहला एक एटम जो टच कर रहा होगा वो तो यहां होगा ना, कितनी डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर। अगर यहां पर ये टच कर रहा होगा तो इतनी ही डिस्टेंस पर एक एटम और टच कर रहा होगा इसे, a डिस्टेंस। लेकिन ये एटम कहां चला गया, अगले कमरे में, नेक्स्ट यूनिट सेल में। इसके बाद इतनी ही डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे एक एटम यहां। अगर उस कोने से a डिस्टेंस यहां पर इस कमरे में है, तो एग्जैक्ट ऐसे ही ऊपर वाले कमरे में एक डिस्टेंस होगी। उसके बाद इधर आ जाए अपन, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, a ही है। तो नेक्स्ट वाले कमरे में इतनी ही डिस्टेंस पर एक एटम भी यहां होगा। तो a डिस्टेंस पर इसको जो सराउंड करने वाले हैं उनकी लोकेशन पता लग गई है। बोलो, कमरे से मैं समझा देता हूं कि अगर मान लो मैं ये कमरा मान रहा हूं, उस कोने से टच करने वाला एक तो यहां होगा फर्श पर, एक होगा उधर दीवार पे, एक होगा इधर, तीन तो इसी कमरे में होगा। अगर इस कोने के लिए एक इस कमरे में है तो इतनी ही डिस्टेंस पे ऊपर वाले कमरे में भी होगा। ऐसे अगर यहां पर a डिस्टेंस पे तो नेक्स्ट कमरे में भी एक होगा। तो अल्टीमेटली कितनी लोकेशन पे हो गए, 6 लोकेशन। समझ पा रहे हैं इसको। इसके लिए एक a डिस्टेंस, a डिस्टेंस, a डिस्टेंस, और ऐसा का ऐसा अगले कमरे में a डिस्टेंस, a डिस्टेंस, a डिस्टेंस, टोटल 6। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। अब हम निकालने वाले हैं इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन
अब पैकिंग फ्रैक्शन का हमने फॉर्मूला लिखा था अभी, ऊपर आता था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सही है। या इसी को मैंने लिख दिया था कि Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सही है। बताइए Z का नंबर कितना हुआ यहाँ पर 1, ये निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स कितने आ रहे हैं 1 आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम देखा जाए तो इट इज परफेक्टली क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1, वेयर A इज एज लेंथ ऑफ क्यूब, सही है। अब हम A का R के साथ रिलेशन देख चुके हैं, A इज इक्वल टू 2R, सही है। अगर मैं 2R को यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 8R, इसको उठाकर मैं यहां रख दूं तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8R क्यूब। सोल्व करके लिखूं तो क्या हो जाएगा π/6, और इसे आगे सोल्व करें तो 0.52, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52%। इसका क्या मीनिंग निकला कि जितना भी इस यूनिट सेल में यानी इस कमरे में जितना भी वॉल्यूम है अवेलेबल, उसका केवल 52% वॉल्यूम जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। इसका मतलब खाली जगह यानी वॉइड स्पेस, खाली जगह कितनी होगी 48%। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 100% ऑक्यूपाई करवा दें? नहीं, बिकॉज एटम्स आर स्फेरिकल, कितने भी अच्छे तरीके से भर दें अपन तो भी उसमें स्पेस तो रहेगी, ठीक है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें क्या बता रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग, कि हाउ मच ऑफ वॉल्यूम इज कवर्ड बाय एटम्स। तो हम कह सकते हैं 52% इज कवर्ड बाय एटम्स एंड 48% इज रिमेनिंग वैकेंट। एम्प्टी स्पेस बोल दो इसे, वैकेंट स्पेस बोल दो या वॉइड बोल दो, ठीक है ना। एटम्स आर एट all corners plus at body center। सिंपल क्यूबिक हम देख चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता था, एटम केवल कहां पे होते थे, कोने पर, ठीक है। बॉडी सेंटर में क्या होगा कि कोने पर होंगे और साथ में कहां पे होगा, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब क्या है कि जो पूरा क्यूब है उसके एग्जैक्टली सेंटर में, जिसको हम उसका बॉडी सेंटर बोलते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसको बनाऊं इस तरीके से, तो जितने भी जो कोने हैं, कॉर्नर्स पे हम एटम्स रख देंगे इस तरीके से, 8 कॉर्नर्स और 8 एटम्स, और जो एग्जैक्टली बॉडी का सेंटर है उसमें मैं एक एटम और रख रहा हूं इस तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बॉडी सेंटर। अब इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ गए हैं, हर कोने पर एक एटम और साथ में बिल्कुल सेंटर में, यानी कि बॉडी सेंटर में। अब सबसे पहली चीज में जो इसमें देख रहा हूं कि बना कैसे। सिंपल क्यूबिक हम देख चुके थे कि 4 एटम एक प्लेन में है, चिपका के अगर हम 4 बोल्स को कंसिडर करें और 4 बोल दूसरे प्लेन में उसके ऊपर ऐसे रख दें, ठीक, वो हो जाता था सिंपल क्यूब, ठीक। सॉरी, लेकिन इस केस में क्या होगा कि सपोज करो मैं यहां पे जो है 4 इस तरीके से टेनिस बॉल रखता हूं। सिंपल क्यूबिक में हमने क्या किया था कि हमने इन चारों को चिपका के रखा हुआ था, ठीक ना, और ऐसे की ऐसी एक लेयर 4 एटम की इसके ऊपर जमा दी थी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 4 इस तरीके से हमने टेनिस बॉल दूर दूर रखी हुई है और एग्जैक्टली इनके सेंटर में ऊपर यहां पर हमने एक इस तरीके से एक टेनिस बॉल और रख दी, ठीक है ना। ये भी टेनिस बॉल ही है, साइज थोड़ा बदल गया है, ठीक है ना। तो ये ना समझिएगा कि ये टेनिस बॉल के ऊपर फुटबॉल रख दी हमने, ठीक है। तो ये भी टेनिस बॉल है, ठीक है ना, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक टेनिस बॉल जमा दी, और एग्जैक्टली ऐसी ही जो है 4 टेनिस बॉल हमने इस तरीके से इस प्लेन में यहाँ पर इसके ऊपर रख दी। यानी अगर मैं इसको लेयर ए नाम दूं तो ये लेयर बी हो जाएगी और ये लेयर सी। यहां से समझिए इसे, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी।
ठीक है ना। तो 3 लेयर हम कंसिडर कर सकते हैं इस तरीके से यहां पर, ठीक है। अब इस डायग्राम से या इस स्ट्रक्चर से अब पहला तो कंक्लूजन अपन ये निकालेंगे कि ये दोनों जो बॉल्स हैं या एटम्स हैं ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक में टच करते थे। इसका मतलब मैं यहां से इस स्ट्रक्चर में क्या लिख सकता हूं कि दीज 2 एटम्स दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, नॉट इन कॉन्टेक्ट। सिंपल क्यूबिक में क्या लिखते थे कि दे आर इन कॉन्टेक्ट। ठीक, आगे बढ़ा इस पे। अब मैं सबसे पहली चीज जो डिसाइड करना चाह रहा हूं इसमें वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब किसी भी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं नियरेस्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर Cn। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं इसके रेफरेंस में देखूं तो साफ क्लियर पता लग जाएगा। नीचे 4 को टच करेगा, ऊपर 4 को टच करेगा, टोटल 8। यहां से भी समझ लें ये कितने के ऊपर है, 4 के ऊपर, और एग्जैक्टली ऐसे की ऐसी 4 इसके ऊपर आएगी तो ये 8 को टच करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज इक्वल टू 8। यहां किसी को डाउट तो नहीं है, है ना। हम हर एक बॉल के रेफरेंस में बोलेंगे ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 8 को टच कर रहा है, ये भी 8 को टच करेगा। कैसे करेगा वो समझ लो कि अगर मान लो मैं इसको एक रूम मानूं और रूम में ये वाले कॉर्नर के रेफरेंस में मैं अगर इसे देखूं तो ऐसा एक एटम होगा इस रूम में। ठीक, अगर इस रूम में ऐसा एक एटम है तो ये वाला कॉर्नर जो है ये तो 8 के बीच में है एग्जैक्टली, यानी इसके आसपास 8 क्यूब्स अगर हैं और हर एक में एक लोकेशन पे ऐसा एटम है तो इसका मतलब कितने एटम्स हो गए, 8 इसके रेफरेंस में। कमरे में अगर अपन समझे तो इस कमरे के बीचों बीच सेंटर में किसके रेफरेंस में, इस वाले कोने के रेफरेंस में। ठीक ना, मतलब कि जिस कमरे में अपन खड़े हैं उसका ये वाला कोना ले रहा हूं, इसके रेफरेंस में तो केवल ये एक ही है ना। तो अगर ये 8 के बीच में जा रहा है तो हर एक क्यूब में या कमरे में ऐसे होंगे एटम्स, सेम लोकेशन पे, सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसके रेफरेंस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। इसमें तो क्लियरली विजिबल है 4 नीचे वाले प्लेन में, 4 ऊपर वाले प्लेन में, एंड दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में मुझे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, हम पहले तो इन एटम्स का नंबर देख लें, कितने हैं एटम्स यहाँ पे, 8 एटम्स है, और कंट्रीब्यूशन इस एक कोने वाले एटम का 1/8 हमने माना था। ठीक है ना, क्योंकि 8 में जा रहा था। तो अगर मैं ऐसे एटम देखूं तो कितने एटम्स है, 8, एंड ईच वन हैज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1/8। सही है, प्लस एक ये पूरा एटम हमने देखा था कि बॉडी सेंटर में जो एटम है वो पूरा एनक्लोज होता है एक ही यूनिट सेल में, यानी इसका कुछ भी हिस्सा बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब मैं इसका कंट्रीब्यूशन कितना मानू, 100%, 100% यानी 1। इसका मतलब यहां पे Z टोटल कितना हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक में कितना था, 1। समझ गए बात को। तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यहां हो जाएगा Z2 टोटल इफेक्टिव एटम्स। तीसरी चीज जो हम निकाल रहे हैं यहां पे, तीसरी चीज है रिलेशन बिटवीन A एंड R। A एंड R, अब A क्या है यहां पे, एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब, और R क्या है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। ठीक, अब रेडियस ऑफ एटम निकालने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दोबारा मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे इस तरीके से। अब मुझे यहां पर ये देखना है कि इस केस में जो ये एटम है, 1, उसके बाद में यहां बना दूं 2, उसके बाद ये तीसरा यहां पे। ठीक है, अब इस केस में यहां से अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो इस लाइन को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। दिस लाइन इज बॉडी डायगोनल।
हम क्यूब में समझ चुके हैं ये चीज कि इस लोकेशन को बोलते हैं कॉर्नर, इसे बोलते हैं एज सेंटर, इसे बोलते हैं फेस सेंटर, ठीक है ना। अगर फेस के बीचों बीच में लाइन खींच दूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज फेस डायगोनल। और अगर मैं इस पूरे में यहां से इस कोने को इस कोने तक मिला दूं, जैसे इस कमरे में जहां हम खड़े हैं, ये वाला कॉर्नर और वो वाला कॉर्नर, वो आपस में मिलेंगे किससे? बॉडी डायगोनल से। कमरे की किसी भी दीवार में अपन दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दे तो फेस डायगोनल होगा, समझिए। और कमरे में दो अपोजिट कॉर्नर ये वाले जो हैं, इनको मिलाकर क्या बनेगा? बॉडी डायगोनल। इनको मिला के बॉडी डायगोनल, समझ गए बात? ठीक। अब बॉडी डायगोनल जो है, पहले मुझे देखना है कि ये आपस में कांटेक्ट में है कि नहीं है। आपस में कांटेक्ट में होंगे, ये डायग्राम दिखाने के लिए अपन ने दूर दूर लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में इस डायग्राम से समझो आप, ये वाला बीच का एटम रेड वाला, ये पूरे 8 को टच कर रहा है ना। इसका मतलब ये रेड वाला एटम इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। सो दे आर इन कॉन्टेक्ट, दे आर इन कॉन्टेक्ट। अच्छा, कॉन्टेक्ट में है तो बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक डिस्टेंस किसके बराबर होगी? बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r हो जाएगा। 4r कैसे हुआ है? यहां से समझ लो, एक ही एटम और बीच में एक और एटम ही रखा हुआ है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, ये r, ये 2r और ये r, द डिस्टेंस इज 4r। ये ऐसे दिखाई देंगे, है ना। तो 4r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल देख रहे हैं क्या होता है। हमने बोला कि यहां पर जो है एटम हमने कंसिडर कर लिए हैं, ये वाले, एक, उसके बाद 2 और तीसरा ही 3, एंड दे आर इन कॉन्टेक्ट, ठीक। और इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया 4r। अब मैं यहां से ये डिस्टेंस ले रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा फेस डायगोनल, और इसको मैं बोलूंगा दिस इज बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल कैसे निकालते हैं? कोई भी एक फेस ले लूं, ठीक है। तो फेस में जैसे अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी a होगी। यहां से मैं फेस डायगोनल खींचूं तो ये कितना हो जाएगा? दिस लेंथ विल बी √2a। साफ दिखाई दे रही है? इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? √2 है। और यहां ऊपर में चला जाऊं तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये दिखने में एंगल हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन फर्श पे किसी भी लाइन से ये दीवार जो खड़ी हुई है वो कितने एंगल पे खड़ी हुई है? 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री और ये डिस्टेंस कितनी है? तो इस ट्राइंगल से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि a² प्लस √2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको मैं बॉडी डायगोनल बोल दूं तो बॉडी डायगोनल का स्क्वायर। तो बॉडी डायगोनल कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू √3a। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि दिस इज इक्वल टू 4r, यानी कि मेरे पास रिलेशन आ गया इसके लिए √3a इज इक्वल टू 4r। न्यूमेरिकल यहां से छोटा सा बन सकता है कि अगर रेडियस दे दे तो हम एज लेंथ ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, या वाइस वर्सा एज लेंथ दे दे तो हम r निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम। समझ गए बात? ठीक, ये चीज। तो ये डिस्टेंस ये हो गई। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हमने कैसे निकाला था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन 1 क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक। तो देखते हैं कैसे। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया था लास्ट क्लास में। ऊपर तो आएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन ए क्यूब, जिसको मैंने 2 हिस्से में तोड़ा था कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इस केस में z की वैल्यू क्या होगी? z नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इज इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम क्या लिख सकते हैं? a³, ठीक है ना। और a³ को मैं लिख सकता हूं यहां से a वाज √3a वाज 4r, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि a की जगह 4r अपॉन √3 का होल क्यूब।
यानी अगर मैं यहां पे इस वैल्यू को रख दूं तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4r अपॉन √3 का पावर क्यूब। और इसे जब आप सोल्व करेंगे रिजल्ट सीधा याद करें, ठीक है ना, इट इज 0.68। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी इज कितना लिखेंगे अपन, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 68%, यानी कि 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम अवेलेबल इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। यानी कि ये 68% तो क्या है, ऑक्यूपाइड। इसका मतलब बची हुई खाली जगह कितनी होगी, 32% इज वैकेंट। वैकेंट का मतलब आप इसको वैकेंट या वॉइड भी लिख सकते हैं। समझ गए बात? तो सिंपल क्यूबिक से रिलेट करें अपन इसको, तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ गया है। पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ने की क्या वजह है कि जो बीचों बीच जगह थी बॉडी के सेंटर में, उसमें भी हमने एक एटम रख दिया एडिशनल, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ गया। अगर हम इसके वॉइड्स में और एटम रखने लग जाएं तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन और बढ़ता जाएगा, लेकिन 100% कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एटम हम कौन से रख रहे हैं, स्फेरिकल। ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे एफसीसी। और एफसीसी का मतलब ये है कि एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट ऑल फेस सेंटर्स। तो अब की बार एटम हम कहां रख रहे हैं, कोने के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी रख रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं मैं किस तरीके से, यहां से अब इसमें मैं कोने पे एटम रख रहा हूं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये रखने के बाद जो है नेक्स्ट हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हर फेस के सेंटर पे एटम रख रहे हैं। इस फेस के सेंटर पे एटम ये, इस फेस के सेंटर पे एटम ये, इस फेस के सेंटर पे एटम ये वाला होगा, इस फेस के सेंटर पे एटम ये वाला होगा। ठीक है ना। फेसेस कितने हैं यहाँ पे क्यूब में, फेस होंगे 6, तो 6 ही ऐसी लोकेशन होगी। ठीक है ना। तो अब ये पीछे वाला फेस, ये वाला फेस है, इसके सेंटर पे एटम ये, और ये आगे वाला फेस ये वाला, इसके फेस के सेंटर पे एटम ये। तो टोटल कितने आ गए एटम, 6। ये समझ में आ गई। ये वाले भी जो हैं दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, नॉट इन कॉन्टेक्ट। अब एक्चुअली फेस कैसे दिखाई देगा वो हम आगे देखते हैं कि फेस कैसा दिखाई देगा सामने से। ठीक, इसका प्रोजेक्शन ले इधर किसी भी एक फेस का। तो अगर मैं एक फेस इस तरीके से बना दूं, दिस रिप्रेजेंटिंग ए फेस, ठीक, तो फेस के बीचों बीच हम फेस के सेंटर पे एक एटम रख दें इस तरीके से, और इसको टच कराते हुए जो है हम यहां एटम 4 इस तरीके से रख दें, 2 3, और यहां पे ये। ठीक, इसका मतलब जो है ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फेस के सेंटर वाला एटम इन चारों के कांटेक्ट में होगा। यानी इस दीवार के सेंटर में एक एटम रखूं तो उस दीवार के, जैसे ये दीवार जहां मैं खड़ा हूं, ये दीवार इसको मानूं मैं, तो दीवार के इन कोनों पे बीचों बीच यहां पे एक एटम रखा हुआ फेस के सेंटर, और ये दोनों कोने पे रखे हुए एटम आपस में टच नहीं करते। तो इसी डायग्राम से अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज फेस डायगोनल। ठीक है। और फेस डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी, 4r। बोलो, क्योंकि ये r, ये 2r और ये r 2r और ये r। और अगर एज लेंथ देखूं मैं, तो ये एज लेंथ जो है ये a मान लूं मैं, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a, और फेस डायगोनल कितना होगा, इज इक्वल टू √2। ये मैं पहले भी निकाल चुका।
तो फेस डायगोनल होगा √2a, यानी मेरे पास रिलेशन आ गया। सबसे पहली चीज कि रिलेशन बिटवीन a एंड r, रिलेशन बिटवीन a एंड r, ठीक। तो मेरे पास आ गया √2a इज इक्वल टू 4r, या a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 2√2r। ये आप याद रखेंगे रिलेशन, ठीक। दूसरी जो चीज है सेकेंड, वो है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z से। अब Z के लिए हम ये देखें कंट्रीब्यूशन क्या क्या होगा, ठीक। तो ये वाला जो एटम है कोने पर, हम इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेते हैं 1/8, और फेस के सेंटर पे कितना लेते हैं हम 1/2, ठीक। इसका मतलब यहां से मैं देखूं एटम कितने कोने पर, 8 तो कहां पर है कॉर्नर पे, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस फेस के सेंटर पे कितने हैं 6 कहां है फेस के सेंटर पे, और फेस के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना लेते हैं 1/2, हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आधा ये एटम दीवार के बीचों बीच वाला आधा अंदर आएगा आधा बाहर जाएगा। इफेक्टिवली कितने हो गए एटम्स, ये चीज पता लगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के लिए Z इज इक्वल टू, सॉरी CN ही लिखूं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, इधर आ जाते हैं अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर में कैसे समझाऊंगा इसमें, कि अगर मैं ये वाला एटम लूं, ठीक, ये जो 4 एटम है इनको मैं एक प्लेन में कंसीडर कर सकता हूं इस तरीके से। आप चाहें तो इनको ऐसे बना लीजिए, ठीक। ये वाला जो एटम है इसको इसी प्लेन में 4 टच कर रहे हैं, ठीक है, और इस एटम को ये 4 एटम भी टच करेंगे इसके नीचे वाले प्लेन में, यानी कि 4 इसी प्लेन में 4 नीचे वाले प्लेन में। और यूनिट सेल बोली अपन इसलिए रहे कि पूरा रिपीटेड होगा थ्रू आउट द क्रिस्टल, यानी ऊपर भी ऐसी की ऐसी एक लेयर होगी, ठीक है। इसका मतलब इसके आसपास 4 यहां 4 यहां और 4 ऊपर होगा, तो टोटल कितने एटम्स हो गए टच करने वाले 12। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या हो गया बढ़ के 12 हो गया। सिंपल क्यूबिक में कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर 6, घर जाके पढ़ा करो। उसके बाद BCC में कितना था 8, और FCC में कितना है 12। तो इस हिसाब से पैकिंग सबसे अच्छी कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं कितना आता है। ये बात समझ गए हैं, रिलेशन बिटवीन A एंड R, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 12। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर FCC, फार्मूला में वही लगा दूं, FCC इज इक्वल पैकिंग फ्रैक्शन Z इंटू 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Z का वैल्यू क्या लेना है यहाँ पे 4, वॉल्यूम हमें कितना लेना है A3, वेयर A वाज 2√2r, और यहाँ Q कर दूं, ये वैल्यूज में यहाँ रख दूं, तो सोल्व करके जो रिजल्ट आएगा आप सीधा याद करोगे 0.74। यानी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74% इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा थ्रू एटम्स, ठीक है। और यहां पे अगर मैं वैकेंट स्पेस देखूं तो 26% यहां पे क्या रहने वाला है वैकेंट स्पेस। सिंपल क्यूबिक में वैकेंट स्पेस कितना था, सिंपल क्यूबिक में वैकेंट स्पेस कितना था 48%, ठीक है। BCC में कितना था अभी पढ़ा है जस्ट, ये मंदबुद्धि बालकों की पहचान है 32%, ठीक है। और यहां पे कितना दिखाई दे रहा है 26%। चलो, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा इस केस में, FCC को अपन एक और तरीके से देख रहे हैं।
एटम्स में रख रहा हूं यहां पे, फोर, और उसके बाद जो है फेस के सेंटर में मैं बना रहा हूं इस तरीके से 1 2 4 5 6। ठीक, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस साइड से विजुलाइज कर रहे हैं। पहला एटम अपन को दिखेगा, इसको मैं ए लेयर का नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां बीच में ये अगर मैं देखूं तो ये दूसरी लेयर होगी बी लेयर, और यहां से अगर अपन इसे देखें तो ये होगी तीसरी लेयर सी लेयर, और फिर यहां से ये लेयर होगी डी लेयर, यानी 4 लेयर इसमें होगी ए बी सी डी। उनमें से ए के जस्ट ऊपर, अब हम किधर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस साइड से, तो मैं इधर से बढ़ूं तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ये एटम आने वाला है। आप कहां से जा रहे हैं, इस साइड से, तो ये एटम एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो डी लेयर इज इक्वल टू ए लेयर। और अगर डी ए के बराबर है, मैं इधर से काउंट करना स्टार्ट करूं तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर वापिस ए, अब रिपीट होता जाएगा ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी। तो एफ सी सी इज कॉल्ड एज ए बी सी टाइप। ठीक, अब इसी को मैं जो है, जो अपन देख रहे हैं इधर से, वो अपन लेयर वाइज देखेंगे। लेयर वाइज बताता हूं कैसे। ठीक है, कि इसमें जो है यहां पर ये एक प्लेन में इस तरीके से जो है प्लेन में दिखाई देगी ये 6 बॉल्स, ये वाली इधर दिखाई देगी इस तरीके से ये 6 बॉल्स। अब मैं इसको इधर बना रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब अगर अपन यहां सामने से देखें इसे, अब मैं चारों लेयर बना रहा हूं। ये वाली लेयर जो है इसको बना रहा हूं यहां पर, दिस इज ए लेयर। ठीक है, अब ए लेयर के ऊपर ये 6 बॉल्स है। ठीक है, अब इन 6 बॉल्स में अगर हम यहां से विजुलाइज करें, ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में टच में होंगे, और ये दोनों आपस में टच होंगे। कैसे? हर फेस के सेंटर का बीचों बीच एटम उसके आसपास की चारों एटम को टच करने वाला होता है, ये इन चारों को टच करने वाला। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों आपस में टच में है, और ये दोनों आपस में टच में, तीनों टच में इनफैक्ट। ठीक है, और ये वाला जो है इन दोनों के टच में। यानी इसको कैसे बनाया जाएगा कि यहां से जो है मैं पीछे 3 एटम इस तरीके से बना दूं। अब ये 3 एटम कौन से समझ लो, पहला, दूसरा, तीसरा। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे, यानी इन तीनों के बीच में कांटेक्ट है, तो मैं यहां से इसको बना रहा हूं इस तरीके से। और उसके बाद ये 5वीं और ये 6ठी, ये लेयर हो जाएगी बी। कैसे, ये समझ लो। ये वाला दोनों के टच में है, अगर ये दोनों के टच में होगा तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ऐसे के ऐसे ही। ये वाला जो है इसके भी टच में है, इसके भी टच में, ठीक है ना, और इसके भी टच में होगा ये। ठीक, तो इसको अपने बनाया है इस तरीके से ये, और उसके बाद इसके ऊपर पहुंच जाए तो इस लेयर में ये तीनों आपस में कांटेक्ट में है। तो तीनों कांटेक्ट में है तो मैं बना रहा हूं इस तरीके से 1 2 3। उसके बाद ये वाला इन दोनों के कांटेक्ट में है, तो इस वाले को बना रहा हूं मैं इस तरीके से, और इसी तरीके से ये वाला जो है इन दोनों कांटेक्ट में होगा, तो इसको मैं बना रहा हूं इस तरीके से, और उसके बाद ये एटम अब ऊपर पहुंच जाए। सी लेयर के बाद ये डी लेयर आ गई वापस, तो डी लेयर में ये एटम वापस किसके जैसा हो गया, ये सी लेयर, ये डी यानी कि ए। तो सामने से देखने पर 4 लेयर दिखाई देगी, ए, उसके ऊपर ये 6 एटम डिफरेंट, फिर सी लेयर बी लेयर के जस्ट अपोजिट होगी। डायग्राम से पता लग रहा है कि ये वाला जो है इसके ऊपर रखूंगा तो इसके ऊपर ये तीनों आएंगे, ऊपर रखा हुआ है इसके ऊपर ही, तो B इज डिफरेंट देन C। अब वापिस A पहुंच गया तो ये एटम और ये एटम तो एक दूसरे के ऊपर है, तो ये लेयर वापस है। तो इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया है, ABC
ABC, और इसको आगे रिपीट करवा देना। ये FCC का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये रब कर दूं मैं। अगला जो हम देख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या मैं ऑब्लिक इसको ऐसे लिख दूं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ये एक ही बात है। कारण क्या है कि यूनिट सेल हम किसको बोल रहे हैं? इट इज रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ होल क्रिस्टल। समझ बात हो? यानी कि अगर मान लो, सपोज करो हम एक ब्लॉक लें, ठीक है ना, एक क्यूब ले लें और उस क्यूब, काफी सारे क्यूब मिलाकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। जैसे मान लो एक क्यूब है और इसके बाद में बहुत सारे क्यूब मिला के ऐसे बना दो, आइडेंटिकल बिल्कुल। तो इसको पूरे का जो डेंसिटी होगा वो इसके डेंसिटी के बराबर होगा ना। एक क्यूब का जो मास बाई वॉल्यूम रेशियो होगा वही मास बाई वॉल्यूम रेशियो इस पूरे के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एज यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, इसकी डेंसिटी किसके बराबर होगी? क्रिस्टल की डेंसिटी के बराबर। अब सिंपल अपन ये बोले कि डेंसिटी मुझे निकालनी है यूनिट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए। जेई ने कई बार इस टॉपिक पे सब्जेक्टिव पूछे हैं सीधे, जब सब्जेक्टिव आते थे। तो डेंसिटी यूनिट सेल इज इक्वल टू मास यूनिट सेल अपॉन नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सही। अब मास यूनिट सेल में किस वजह से है? एटम्स की वजह से, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मास ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, मास ऑफ ऑल एटम्स इन वन यूनिट सेल अपॉन नीचे में क्या लिख सकता हूं? अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। सही है बात। इस मास को मैं डिवाइड कर रहा हूं कि अगर सारे एटम आइडेंटिकल हो, आगे मैं कह रहा हूं कि इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल, एटम्स इन वन यूनिट सेल। सही है। अपॉन नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं इस मास को रिप्रेजेंट कर दूं स्मॉल m से और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को रिप्रेजेंट कर दूं z से, तो फॉर्मूला हो गया m इंटू जेड अपॉन v। m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ वन एटम, z क्या है? इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल, और v क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। अब एक एटम का मास हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मान लो मैं 1 मोल ले लेता हूं कंपाउंड, तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? n एटम्स। और इसका मास क्या होगा? m ग्राम। बोलो, m क्या है? मोलर मास। तो एक मोल का मास क्या होता है? मोलर मास के बराबर। उसमें एटम कितने पड़े होते हैं? n। तो n एटम का मास अगर m ग्राम है तो 1 एटम का मास क्या होगा? m बाई Na, और की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। समझ गया बात? इसको मैं लिख दूं मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। n एटम का मास m ग्राम, तो एक एटम का मास m अपॉन Na ग्राम। मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहां पर m की जगह, इसको मैं स्मॉल m लिख रहा हूं, तो m की जगह अगर मैं रख दूं m अपॉन Na इंटू v, और यहां क्या आ गया? z। और ये चीज क्या हो जाएगी? डेंसिटी। अब आप यहां एक क्यूब याद नहीं रखोगे। कारण क्या है कि वॉल्यूम एक क्यूब सिर्फ किसके लिए होता है? क्यूब के लिए, है ना। क्यूबॉइड अगर दे दिया है तो उस केस में डायमेंशन अलग हो जाएगी, तो वॉल्यूम अलग हो जाएगा। सपोज मैं ABC तीनों अलग डायमेंशन लूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू बी इंटू सी। तो हम जनरल याद नहीं करेंगे ए क्यूब, ठीक है। अब इसमें आप समझ लो डेंसिटी में फार्मूले में m क्या है? m इज मोलर मास। किस में होना चाहिए? ग्राम में। z क्या है? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। अब इफेक्टिव एटम Z1 किसके लिए था? सिंपल क्यूबिक। 2 किसके लिए था? BC। और 4 किसके लिए था? FCC।
तो जेई ने कई बार क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं कि सपोज उसने बोल दिया कि कॉपर इज क्रिस्टलाइज्ड लाइक बीसीसी, इफ एज लेंथ इज 5 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। तो अब इस फॉर्मूले में कॉपर का मोलर मास वो देगा, मोलर मास हमेशा दिया होता है पेपर में। अगर उसने कॉपर बोल दिया तो मोलर मास हमें पता है। अगर उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि बीसीसी, आप देखोगे कई बार जेई ने सब्जेक्टिव पूछे हैं ऐसे जो मैं बोल रहा हूं रिपीटेडली। मोलर मास कॉपर का रख देंगे, जेड इफेक्टिव एटम अगर वो बीसीसी बोल रहा है क्वेश्चन में तो 2 रख देंगे। एन एवोगाड्रो नंबर पता ही है आपको, और वॉल्यूम क्या करना है ए क्यूब। अगर वो बोल रहा है कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, बीसीसी बोल दिया यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल, तो पता लगे क्यूबिकल है ए क्यूब, एज लेंथ रख दें। थोड़ा सा क्वेश्चन को और विस्तार कर दें तो उसमें अपन जो है ए ना देके आर दे दें, तो आर अपन को पता है ना इनके लिए, तो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। crystallizes as BCC having edge length as 5 एंगस्ट्रॉम, और हमसे बोल दिया है कि मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज 60 ग्राम पर मोल, और हमें दे दिया कि Na एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेशन के लिए 6 × 10⁻23। अब क्वेश्चन में Na ये दे दे तो अपन को वैल्यू ये यूज करनी है, ताकि फिर भी हम उसी पे अड़े कि 6.03 यूज करूंगा, तो 6.023 ना देखिए ये दे दिया तो ये यूज करेंगे। ठीक, अच्छा इसमें इसने पूछ लिया कि कैलकुलेट डेंसिटी, कैलकुलेट डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और अंतर कर रहा हूं कि बीसीसी हैविंग एज लेंथ, चलिए बाद में करेंगे अपन इसको, इसकी जगह आर भी दे सकता था मैं, रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना। तो मैं यहां से इसको स्टार्ट करूं। अब इस कैलकुलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है यूनिट की। तो यूनिट कन्वर्जन जो है डेंसिटी ZM अपॉन Na, और यहां वॉल्यूम, Z वैल्यू कितनी रखनी है 2, ठीक है ना। मोलर मास कितना रखें 60 × 10⁻³ kg पर मोल। kg में क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि kg में ही पूछा है, तो ऐसा ही यूनिट यूज कर लेंगे, ठीक है। Na की वैल्यू अपन को पता ही दी हुई है। वॉल्यूम क्यूब का होता है ए क्यूब, यानी 5 एंगस्ट्रॉम, 5 × 10⁻10 मीटर, और इसका होल कर लेंगे। अब सॉल्व आंसर किसमें आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। इसमें क्वेश्चन में एक और मैं चेंज कर सकता था, क्यों हो सकता था, मैं क्वेश्चन में एटम की रेडियस दे देता। तो बीसीसी के लिए अपन निकाल चुके हैं कि √3a = 4। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं a ना देता और बदले में मैं एटम की रेडियस देता, तो r को रखकर हम क्या निकाल सकते थे, क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सपेंशन ये हो सकता है। समझ गए बात हो। इसी तरह के क्वेश्चन जेई ने पूछे हैं कई बार सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर का यूं मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है डेंसिटी।